हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मैथ्स क्लासेस। मैं दिव्येश जोशी। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉमन कैटेगरी का, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इन कार्टेशियन फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इंट्रिंसिक फॉर्म देखा था। अब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, फिगर एज इट इज़ जैसे हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में ड्रॉ किया था, सेम वैसे ही फिगर है। ये दो हमारे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ए और बी, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और सी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेगरी है। पी पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं, और उस पर ही इसी टेंजेंट वाली लाइन पर हमारे पास टेंशन भी है, टी या फोर्स हम जिसको कहेंगे। सी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो वहाँ पर टेंशन या फोर्स हम जिसको कहेंगे वो टी नॉट है। और आर्क सी पी जो चेन का एक पार्ट है, उसका खुद का वेट डब्ल्यू जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट एंड से पास आउट कर रहे हैं, तभी ये आर्क सी पी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कार्टेशियन इक्वेशन प्रूव करके देना है, फाइंड करके देना है कि कॉमन कैटेगरी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सेम उसी तरह से एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द figure, let ACB be the shape of the common catenary whose lowest point in C. Next, let S comma psi, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि let S comma psi be the intrinsic coordinate of a point P on the common catenary whose, क्योंकि हमें कार्टेशियन इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो P पॉइंट का इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट जो कि कॉमन कैटेगरी पे पॉइंट प्रेजेंट है, P पॉइंट, उसका जो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट है वो S कॉमा से, और इसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, X और Y हो जाएगा। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज X, Y, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हमने सपोज किया है, X, Y। तो स्टूडेंट्स, फर्दर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रिंसिक इक्वेशन तो हमने कैटेगरी का देखा था, तो वही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि V है S इक्वल टू C tan psi, ये हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था फर्स्ट लेक्चर में, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। देन वी नो दैट, तो इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हम बात करें तो dy बाई dx क्या बनेगा, tan psi, जैसा कि हम फिगर में देख ही रहे हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो साई एक्स एक्सिस से साई एंगल बना रहा है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan psi, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा। एंड ds ओवर dx, जो आर्क लेंथ हमारे पास, जो फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, कि ds ओवर dx कितना होगा, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है, देन फर्दर अगर हम इक्वेशन 1 और
2 का यूज़ करें। दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि tan psi की वैल्यू जो यहाँ पर dy/dx आ रही है, अगर वो उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया गया तो क्या मिलेगा, देखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख पाएंगे, s इक्वल टू सी tan psi की जगह हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर dy/dx। ये आ जाएगा। स्टूडेंट देखो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो क्या है, ds/dx है। इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करें तो क्या निकल के आएगा, ये देखते हैं। इससे मैं इक्वेशन नंबर फोर्थ सपोज कर ले रहा हूँ, एंड देन अब हम लिखेंगे differentiating equation 4, differentiating equation 4 with respect to x। अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल रहा है, ds/dx इक्वल टू c तो कांस्टेंट है और यहाँ हो जाएगा d²y/dx²। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, ये इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ अगर हम यहाँ पर करते हैं तो फर्दर तो हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट ये लिखा जा रहा है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू c टाइम्स d²y/dx²। और यहाँ आप लिख लोगे कि यूजिंग इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन थर्ड का यूज हमने यहाँ पर कर दिया। देन फर्दर देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये अंडर रूट के अंदर dy/dx का होल प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और c d²y/dx²। तो इसको थोड़ा सा हम इजी करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ ले लेते हैं कि सपोज कर ले रहे हैं कि पुट dy/dx को अगर हम p सपोज कर लें तो यहीं पर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, तो डबल डिफरेंशिएशन इसका d²y/dx² कितना हो जाएगा, dp/dx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 1 प्लस p² आ गया क्योंकि dy/dx का होल स्क्वायर है तो p² बन जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से c और ये डबल डिफरेंशिएशन है तो इसके प्लेस पे आ जाएगा dp/dx। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, p वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं dp की तरफ और dx अलग कर देते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dx इक्वल टू c dp/ में अंडर रूट में 1 प्लस p² ये बन जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल के आएगा। नेक्स्ट होगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी, ये इंटीग्रेट कर देते तो ये आ जाएगा x इक्वल टू c इंटीग्रेशन dp/ में अंडर रूट में 1 प्लस p² और एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट चलिए मैं यहाँ पर इसको r सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर तो ये x, ठीक है, x इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p/a। यहाँ पर कुछ है नहीं तो ओनली p प्लस एनी कांस्टेंट r आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। जिसको मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ कि किस फार्मूले का यूज़ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में a² प्लस x² dx है तो इसका रिजल्ट हो जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो p/a मतलब p/1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, p लिख दिया हम यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 5th हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर r को फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ रहा है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या है, उसके लिए स्टूडेंट्स हमें जो c हमारा लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये हम
पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर हम फिर से डिफाइन कर देते हैं कि एट सी पर क्या होगा। तो एट लोएस्ट पॉइंट सी, एट लोएस्ट पॉइंट सी, क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस जैसा कि आप देख रहे हो 0, सी है, डेट मीन्स एट पॉइंट सी पर x की वैल्यू 0 है और y इक्वल टू आपके पास क्या है, c है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेट आपको यहाँ से dy बाई dx क्या मिलेगा, तो वो आ जाएगा 0, और जिसको हम dy बाई dx को हमने स्टूडेंट्स p सपोज किया है, तो इट मीन्स p इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x एट पॉइंट सी पर हमें x भी 0 मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, p भी 0 मिल रहा है। ये दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। एट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट सी पर x की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 0 जो हम लेंगे, तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर r आ रही है उसकी वैल्यू निकल सकती है। तो आइए देखते हैं। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से देखिए हमें क्या मिल रहा है। इक्वेशन 5 में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये 0 मिल गया इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 प्लस r। तो ये स्टूडेंट्स 0 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इनवर्स की वैल्यू भी 0 में यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखो आपको सिंस साइन हाइपरबोलिक 0 हमारे पास 0 ही होता है, तो इसलिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 0 है। अब ये r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेंगे, तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 में स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हो r की वैल्यू 0 रखने पर हमें केवल इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये x इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, तो हम x अपॉन c इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p लिख रहे हैं। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ रहा है वो देखेंगे, तो p इक्वल टू है साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। स्टूडेंट्स p मीन्स क्या है, dy बाई dx है, तो इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने कन्वीनियंट के लिए p सपोज किया था, तो dy बाई dx में कन्वर्ट कर दिया, और साइन हाइपरबोलिक x बाई सी यहाँ आप डिफाइन कर देना, सिंस p इक्वल टू dy बाई dx। अब स्टूडेंट्स फिर से देखो, आप dx को साइन की तरफ भेज देंगे तभी ये फर्दर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो dy इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इसे इंटीग्रेट किया हमने, तो ये तो यहाँ पर y आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में साइन हाइपरबोलिक x बाई सी डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट q ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पर q ले लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसका जो इंटीग्रेशन आएगा y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक का, स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक में साइन का कॉस हो जाता है और कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक हो जाता है। यहाँ पर माइनस प्लस साइन नहीं आते हैं, केवल आपका जो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन मतलब निगेटिव साइन नहीं आता तुलना में। ये आप लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, और x का कोफिशिएंट 1/c है, तो ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/1/c बन जाएगा, प्लस ये q, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए हमें मिल रहा है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी प्लस q,
और ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 6 में। अब स्टूडेंट्स फिर से देखिए हमारे पास कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें लोएस्ट पॉइंट सी पर ही आना पड़ेगा। तो फिर से भी एट लोएस्ट पॉइंट सी, एट लोएस्ट पॉइंट सी पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू सी। तो ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो देखें क्या मिलेगा। तो देयरफॉर तो ये y की वैल्यू c इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस q। तो यहाँ आप देखो c इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस q, बिकॉज कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सेम उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू भी आपको 1 मिलती है। तो कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये बना गया। तो यहाँ से फाइनली हम देख रहे हैं कि हमें q की वैल्यू भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में क्या हो रही है 0 हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन 6 पर आ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या मिलने वाली है हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 से देखिए स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, क्योंकि यहाँ पर q की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये इक्वेशन x और y में है, x और y मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हम इसे कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनेरी, इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनेरी।